Hi guys, this is Surbhi Bhatia and I welcome you all to the YT channel of Legal Edge by Top Rankers। और आज है हमारा मंथ का जून का मंथली राउंड अप CLK। अगेन अब वी आर ऑलमोस्ट इन जुलाई, तो अब से हमारे CLKs, हमारे करंट लीगल नॉलेज के सेशंस और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि जून ऑनवर्ड्स यहाँ पर कोर्ट्स काफी एक्टिव हो जाते हैं। अभी हमारा सेशन आने वाला है इन सम टाइम, तो वो तो हम अपने नेक्स्ट राउंड अप में कवर करेंगे। तो नए बिल्स, नए जजमेंट्स अब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। सो वी रियली नीड टू गेयर अप फॉर ये मंथली राउंड अप। ठीक है, फॉर लीगल रीजनिंग दैट फॉर दैट मैटर। ठीक है, तो अगर हम जून की बात करें, जून वॉज अ मंथ ऑफ लॉट ऑफ यहाँ पर इंसिडेंट्स हुए, यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस आए। अब एज यू कैन सी, यहाँ पर शर्मिष्ठा पनोली की एक कंट्रोवर्सी हुई। मेघालय मर्डर केस काफी ज्यादा न्यूज में रहा, न्यूज चैनल्स पे लगातार चल रहा था। ऑपरेशन सिंदूर वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट। नेशनल इमरजेंसी को 50 साल कंप्लीट हुए। तो यहाँ पर बहुत से इंपॉर्टेंट मुद्दे थे। पर आज जो हम अपने सेशन में कवर करने वाले हैं वो सारे मुद्दे हैं जो शायद हमने उतना ध्यान नहीं दिया, बट एट द सेम टाइम इम्पोर्टेंट काफी ज्यादा है अपने क्लैट के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि यहाँ पर एक स्टैटिक टॉपिक भी इन्वॉल्व है, एट द सेम टाइम करंट एस्पेक्ट्स भी इन्वॉल्व है। तो ऑल इन ऑल हमारा जो आज का CLK है, उन सारे पर्सपेक्टिव्स को देखते हुए, जैसे द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर टुडे इज अराउंड कि अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी डिसीजन आया है और उसी को ही उसी के ही अगेंस्ट में एक लॉ पास कर दिया गया है, तो क्या वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा? क्या मान लो अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया एक कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और लेजिस्लेचर ने अगले ही दिन उसी से मिलता जुलता कोई एक कानून बना दिया, तो क्या वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा? क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है? देन एक नया रजिस्ट्रेशन बिल का ड्राफ्ट अभी यहाँ पर मिनिस्ट्री ने प्रेजेंट किया था सजेशंस के लिए। जून 25 तक यहाँ पर सजेशंस की डिमांड की गई थी। जो हमारा 117 साल 117 ईयर्स पुराना रजिस्ट्रेशन एक्ट है ऑफ 1908, अब उसे उसमें बहुत सारे डिजिटल एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करने की बात की जा रही है, बिकॉज वी आर ऑब्वियसली इन अ डिजिटल एरा। तो यहाँ पर सिर्फ ऑफलाइन मेथड्स रजिस्ट्रेशन के लिए काफी नहीं थे, we need online provisions also, digital provisions now। तो क्या यहाँ पर उस चीज के challenges हैं? What were the suggestions? क्योंकि अब सेशन आने वाला है, that bill would obviously be presented, so it is important for us कि हमें पता हो कि क्या यहाँ पर provisions involved है। Then प्रिवेंटिव डिटेंशन कभी भी एक रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, एक सब्सटीट्यूट नहीं हो सकता है बेल का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, यहाँ क्या कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स हैं, क्या लीगल एस्पेक्ट्स हैं, ये सब समझेंगे। देन मूविंग ऑन, लॉयर क्लाइंट प्रिविलेज को लेकर एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा रहा था हाल फिलहाल में। तो मान लो एक लॉयर ने एडवाइस दी है अपने क्लाइंट को, और अब वो पूरा मुद्दा यहाँ पर कोई एक अथॉरिटी इन्वेस्टिगेट कर रही है, CBI, CID, ED, कोई भी इन्वेस्टिगेट कर रहा है, तो क्या वो लॉयर को बुला सकते हैं, समन कर सकते हैं कि आपने क्या एडवाइस दी थी अपने क्लाइंट को? तो यहाँ पर एक जो लीगल प्रोविजंस होते हैं कि क्लाइंट और लॉयर में जो भी बात हुई है ना, वो प्रिविलेज्ड इंफॉर्मेशन होती है, मतलब वो कभी डिस्क्लोज नहीं की जा सकती है। तो उन प्रोविजंस को समझेंगे, क्योंकि वो एविडेंस एक्ट के या फिर अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है। दिस इज व्हाट वी विल स्टडी। नार्को एनालिसिस टेस्ट की यहाँ पर गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने फिर से दी है, क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने एक लैंडमार्क डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट एक डिसीजन दे दिया था। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने जून में उस पटना हाई कोर्ट के डिसीजन पे स्टे लगाया, फिर से अपने डिसीजन को अपहोल्ड किया, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एज इन फंडामेंटल राइट्स ऑफ एन अक्यूज यहाँ पर बचाए हैं। तो ये सारे एस्पेक्ट्स को हम यहाँ कवर करने वाले हैं। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट न्यूज कि क्या एक लॉ अगर ऑलरेडी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है, उसका मिलता जुलता लॉ बनाना कंटेम्प्ट होगा। तो यहाँ पर एग्जैक्टली हम बात कर रहे हैं, एक सल्वा जुडुम करके प्रैक्टिस है। ये छत्तीसगढ़ की एक प्रैक्टिस है, जहां पर जो स्टेट है
वो लोगों को ट्रेन करती थी अगेंस्ट नक्सलाइट्स की प्रैक्टिस। तो यहाँ पर स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स रिक्रूट करती थी स्टेट, जिसमें माइनर्स, लोकल ट्राइब सब लोग इन्वॉल्व होते थे, मतलब नॉर्मल सिविलियंस इन्वॉल्व होते थे। एक एंटी नक्सलाइट एक तरीके से ट्रेनिंग एस्पेक्ट था। यहाँ पर उनको आर्म्स दिए जाते थे, उनको ट्रेन किया जाता था दैट हाउ यू वुड हैंडल द नक्सलाइट्स, कैसे आप उन्हें अटैक करेंगे। तो यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे ह्यूमन राइट्स का बहुत ज्यादा वायलेशन हो रहा था, बेसिक राइट्स का बहुत ज्यादा वायलेशन हो रहा था, बहुत वायलेंस हो रहा था, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। और वो नुकसान सिर्फ फिजिकल या मॉनेटरी एस्पेक्ट्स में नहीं, जैसे मैंने आपको बताया माइनर्स भी इन्वॉल्व थे। तो अगर किसी आप माइनर को ऐसे एस्पेक्ट्स में इन्वॉल्व कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बड़े होकर वो फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्लीक था। तो ये सब देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो ये एंटी नक्सल सिविलियन एक प्रोग्राम था छत्तीसगढ़ का, जिसे हम सलवा जुडुम प्रैक्टिस बोलते थे, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था 2011 में, 2011 में। क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन राइट्स ने भी इसे चैलेंज किया, यहाँ पर बाकी सारी अथॉरिटीज ने भी इसे चैलेंज किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल गलत कर रही है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और जितने भी यहाँ पर विक्टिम्स हैं उनको कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। बट छत्तीसगढ़ लेजिस्लेचर अभी भी नहीं रुका, उन्होंने इसी से ही मिलता जुलता छत्तीसगढ़ ऑक्सिलरी आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एक्ट यहाँ 2011 में ही, 2011 में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, 2011 में ही ऐसा मिलता जुलता एक लॉ ले आई। तो यहाँ पर जब स्टेट लेजिस्लेचर ऐसा ही कानून ले आई तो फिर से पिटिशनर्स कोर्ट पहुंचे कि ये तो कंटेम्प्ट है। अगर कोर्ट ने ऑलरेडी एक कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, कोर्ट ने एक डिसीजन दे दिया है, तो लेजिस्लेचर ऐसे कैसे कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट जा सकती है। और कंटेम्प्ट तो यही होता है, कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट जाना। जैसे आप लोग अक्सर सुनते होंगे, अगर आपने क्रिमिनल जस्टिस का नया सीजन देखा है, रुस्तम मूवी देखी है, उसमें मेड के ऊपर कंटेम्प्ट के चार्जेस लगते हैं। अब क्रिमिनल जस्टिस का मामला मैं नहीं वो करूंगी, स्पॉइलर अलर्ट हो जाएगा, ठीक है, स्पॉइलर वो हो जाएगा। तो वो मामला मैं नहीं रिवील करूंगी, जब देखोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा विच सीन एम आई टॉकिंग अबाउट। तो यहाँ पर दो तरीके का कंटेम्प्ट होता है, अगर बेसिक भाषा में समझाऊं तो कोर्ट की तौहीन करना, जज साहब की तौहीन करना, ये सब कंटेम्प्ट माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, कंटेम्प्ट दो तरीके का होता है, सिविल और क्रिमिनल। सिविल कंटेम्प्ट होता है जहां पर आप अपनी मर्जी से कोर्ट की बात को मानने से इनकार कर देते हैं। कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है कि लाउड म्यूजिक नहीं बजेगा रात के 10 बजे के बाद, और फिर भी आप अपनी मर्जी से वो बात नहीं मान रहे हैं, हर दिन रात को 12 बजे तक, 1 बजे तक लाउड म्यूजिक बज रहा है, उसे हम बोलते हैं सिविल कंटेम्प्ट। जहां पर एक विलफुल डिसोबीडियंस, मतलब अपनी मर्जी से बात ना मानना कोर्ट की, कोर्ट के ऑर्डर्स की तौहीन करना, दैट इज सिविल कंटेम्प्ट। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है, जहां पर आप कोर्ट की अथॉरिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं, जहां आप कोर्ट की अथॉरिटी के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं, जहां पर आप जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं, ठीक है, स्कैंडलाइज कर रहे हैं, आप जज साहब के सामने कुछ कोई गलत लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, कोई भी ऐसा एस्पेक्ट विच इज डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स द जुडिशरी। क्योंकि अपने 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। जुडिशरी कहीं ना कहीं काफी रिस्पेक्टफुल है, ठीक है, अपनी एक डिग्निटी है उसकी। तो अगर आप कभी भी उसकी डिग्निटी पे क्वेश्चन मार्क लगाने की कोशिश करते हैं, दैट इज क्रिमिनल कंटेम्प्ट। तो यहाँ पर जो हमारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, उसके लिए एक अलग से एक्ट तो है ही, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1961 तो है ही यहाँ पर। एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन के भी बहुत से आर्टिकल्स यहाँ पे एम्पावर करते हैं सुप्रीम कोर्ट को भी और हाई कोर्ट को भी, कि वो अपने कंटेम्प्ट के लिए किसी भी पर्सन को पनिश कर सकते हैं। बेसिकली आर्टिकल 129 और 215। अब सबसे पहला कंफ्यूजन क्या आएगा क्लास देखते हुए, सेशन देखते हुए, कि मैम ये सारे आर्टिकल्स याद होने चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं। एक आर्टिकल 19 क्लॉज 2, और ये तो हम अपनी क्लास में ऑलरेडी डिस्कस भी करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। बाकी सारे आर्टिकल्स आपको कोई इतना याद करने की जरूरत नहीं है कि 129 क्या है, 215 क्या है, नहीं, आपको सिर्फ इसका इंटरप्रिटेशन पता होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स माने जाते हैं। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब इनके पास हक है कि ये अपने डिसीजंस का, अपने एस्पेक्ट्स का रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने के तहत ही इनके पास एक और पावर है कि कोई भी अगर इनकी डिसरिस्पेक्ट करता है, इनकी प्रोसीडिंग्स के साथ इंटरफेयर करता है, इनकी अथॉरिटी को कम करने की कोशिश करता है, तो वो कंटेम्प्ट है और ये अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकते हैं। तो ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड ने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दी है। ठीक है, अब आर्टिकल 142 काफी ज्यादा न्यूज में था, आपने जीके में भी पढ़ा, क्लैट पोस्ट में भी पढ़ा, हमने लास्ट मंथ के सीएलके में भी कवर किया। तो आर्टिकल 142 में हमने ये तो पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट अपने कंप्लीट जस्टिस के लिए यहाँ पर स्टेप्स ले सकता है, बट एट द सेम टाइम अपने कंटेम्प्ट के लिए भी यहाँ पर पनिश कर सकता है, ऑर्डर्स पास कर सकता है। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आर्टिकल 142। ठीक है, आर्टिकल 19 क्लॉज 2, तो जो हम आर्टिकल 19(1)(a) के तहत ये बोलते हैं कि भाई हर किसी के पास फंडामेंटल राइट है स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकती हूँ, बीइंग एन इंडियन सिटीजन, डेफिनेटली। बट 19(2) उस पे कुछ कॉमा फुल स्टॉप लगाता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा के, जैसे मैं कंट्री के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकती, कुछ ऐसा नहीं बोल सकती जो पब्लिक ऑर्डर खराब करे, ऐसे ही कुछ ऐसा भी नहीं बोल सकती जो कोर्ट का कंटेम्प्ट करे। तो 19(2) यहाँ पर कंटेम्प्ट की एक क्या कहते हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है कोर्ट पे, विच इज एन अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो यहाँ ऑल इन ऑल क्या कोर्ट के सामने इश्यूज आए, आई टोल्ड यू प्रैक्टिस की 2011 में अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुई, उसको रिप्लेस करके लेजिस्लेचर एक्ट ले आई, छत्तीसगढ़ ऑक्सिलरी आर्म्ड फोर्सेस पुलिस फोर्स एक्ट ऑफ 2011। तो यहाँ पर कोर्ट के सामने ये मुद्दा आया, पिटिशनर्स ने ये चैलेंज किया कि क्या ये लेजिस्लेचर ने जो कदम उठाया है कोर्ट के ऑर्डर को कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट करते हुए, ना मानते हुए, क्या ये कंटेम्प्ट है? क्या लेजिस्लेटिव एक्शंस, मतलब जो लेजिस्लेचर स्टेप ले रही है, क्या ये कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स में आ सकता है? जुडिशियल रिव्यू का यहाँ पर क्या स्कोप है? क्या यहाँ पर जजमेंट के आने के बाद जो भी लॉज लाए जाते हैं उससे रिलेटेड, उस सब में जुडिशियल रिव्यू का क्या मुद्दा है? तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो हम इन 3 क्वेश्चन से डिस्कस कर रहे थे वो ये था कि किसी भी जजमेंट के आने के बाद जुडिशरी के एस्पेक्ट्स में यहाँ पर लेजिस्लेचर की क्या पावर्स रह जाएंगी, किस एक्सटेंट तक लेजिस्लेचर जा सकता है ओवर रूलिंग या ओवरस्टेपिंग जुडिशरी। ठीक है, तो यहाँ कोर्ट ने बहुत साफ साफ एक बात बोल दी। केस का नाम था नंदिनी सुंदर एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। 2011 से केस स्टार्ट हुआ, 2025 में फाइनली डिसाइडेड कि ये बिल्कुल वैलिड है। लेजिस्लेचर अगर कभी भी कोई कानून लाती है तो वो तब तक वैलिड रहेगा जब तक अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं हो जाता। हमने लास्ट सीएलके में एक प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की एक डॉक्ट्राइन पढ़ी थी, वक्फ से रिलेटेड। आई टोल्ड यू कि यहाँ पर जब तक कोई एक चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं हो जाती तब तक कोर्ट्स उसे वैलिड मानते हैं, राइट? तो यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं वही बात बोली, बेंच ने क्लियरली बोल दिया कि जस्ट बिकॉज लेजिस्लेचर एक कानून लाई है हमारे ऑर्डर के अगेंस्ट, तो वो अपने आप में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होगा, वो वैलिड रहेगा जब तक अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर ना हो जाए। लेजिस्लेचर की अपने आप में पावर्स है किसी भी लॉ को पास करने की, और यहां पर उसे आप चैलेंज कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के थ्रू, मतलब जुडिशियल रिव्यू की पावर के थ्रू। ठीक है, तो ये अपने आप में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं माना जाएगा, वैलिड रहेगा। जुडिशियल रिव्यू से चेक करना है तो करो। और इन सब का रीजन क्या था? क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को यहां पर प्रेजेंट करता है। डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या कहता है कि जो हमारा एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, जो हमारे 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है, 3 पिलर्स हैं हमारे यहाँ पर, सबके अपने अपने रोल्स हैं, कोई किसी में इंटरफेयर नहीं करेगा। जुडिशरी बार बार लेजिस्लेचर में इंटरफेयर करेगी, लेजिस्लेचर अपना काम नहीं कर पाएगा। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर बार बार जुडिशरी में इंटरफेयर करेंगे, जुडिशरी फेयरली इंडिपेंडेंटली
अपना डिसीजन नहीं दे पाएगी। तो इसलिए डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स भी यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बेसिस था, जिस बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्रोवाइड किए। तो इन्होंने ये बोला कि भाई लेजिस्लेचर के अपने रूल्स है, उसका काम है लॉ को बनाना, चेंज करना, उसे हटाना। और यहाँ पर भले ही हमने कोई डिसीजन दे दिया है, स्टिल लेजिस्लेचर विल हैव इट्स पास। आपको उस लॉ से दिक्कत है, आप उसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस चैलेंज कर सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू के थ्रू कोर्ट में आ सकते हैं, पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वो नहीं माना जाएगा, क्योंकि लेजिस्लेचर यहाँ अपना काम कर रहा है। अब डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स अपने आप में एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो यहाँ पर आर्टिकल 50 की अगर मैं बात करूं, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो इस साल रहा न्यूज में, आगे भी रहेगा, क्योंकि आर्टिकल 50 में एनजैक एंड कोलिजियम का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है। तो यहाँ पर आर्टिकल 50 ने क्लियरली बोल दिया, इट्स डीपीएसपी, कि एग्जीक्यूटिव कभी भी जुडिशरी में इंटरफेयर नहीं करेगा, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, सिमिलरली 121 एंड 211 क्लियरली बोलते हैं कि पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर है, कभी भी अपने सेशंस के दौरान जुडिशियल कंडक्ट को, जुडिशरी के एस्पेक्ट्स को डिस्कस नहीं करेंगे जब तक इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स नहीं चल रही है। ऐसे रैंडमली वो डिस्कस नहीं कर सकते हैं कि जज साहब तो आजकल बहुत ज्यादा करप्ट है, ये तो जुडिशरी में तो करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। नहीं, इट कैन नॉट बी डिस्कस्ड अंटिल इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स आर गोइंग ऑन। मूविंग ऑन, 122 एंड 212, जैसे लेजिस्लेचर जुडिशरी को डिस्कस नहीं कर सकती, ऐसे ही जुडिशरी लेजिस्लेचर एस्पेक्ट्स को, उनके रीजंस को डिस्कस नहीं कर सकती। जैसे आप लोगों का एक मॉक में आर्टिकल आया था कि प्रेसिडेंट जो भी डिसीजन लेता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पे देता है, एडवाइस पे देता है, तो कभी भी जुडिशरी ये इंटरफेयर नहीं कर सकती क्या एडवाइस थी, ये एडवाइस क्यों दी, क्या बेसिस था इस एडवाइस का, कभी भी नहीं। तो वो जुडिशरी भी यहाँ लेजिस्लेचर में इंटरफेयर नहीं कर सकती है। 245 टू 255 डिफाइन करते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स पार्लियामेंट की एंड स्टेट की। सिमिलरली 32 टू 26 13 क्लियरली डिफाइन करता है जुडिशियल रिव्यू को। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जुडिशरी की पावर्स टू चेक क्या लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के एक्शंस। 32 और 226 में हम सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जा सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। अब कमेंट बॉक्स में फटाफट बताओगे आर्टिकल 32 में कहां जाते हैं, आर्टिकल 226 में केस कहां फाइल करते हैं। तो डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे एस्पेक्ट्स में गिवन है। इन्हीं चीजों की स्ट्रेंथनिंग के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ ये बोला लेजिस्लेचर की पावर्स है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यहाँ पर नहीं लगेगा। ठीक है, मूविंग ऑन, रजिस्ट्रेशन बिल यहाँ पर ड्राफ्ट इन्होंने दिया डिजिटाइज करने के लिए। सो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था इस ड्राफ्ट बिल को। 1908 का जो हमारा करंट रजिस्ट्रेशन एक्ट है, 117 साल पुराना, 117 ईयर्स ओल्ड, ऑलरेडी हम कॉलोनियल एरा के बहुत सारे लॉज को चेक कर रहे हैं। आईपीसी बीएनएस बन गया, सीआरपीसी बीएनएसएस बन गया, एविडेंस एक्ट बीएसए बन गया। तो यहाँ पर ऑलरेडी हम बहुत सारे लॉज को डिजिटाइज कर रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी ही इज द न्यू इंडिया, राइट। तो सजेशंस यहाँ पर मांगे गए सिटीजन से। टिल 25 ऑफ जून पोर्टल पे इन्होंने एक लिंक डाल दिया था जहां पर आप अपने सजेशंस डाल सकते हैं। तो यहाँ इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि भाई ऑब्वियसली मॉडर्न और डिजिटाइज हो जाएगी प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी और ज्यादा इजी हो जाएगी। तो बेसिकली जो हमारा रजिस्ट्रेशन एक्ट था वो रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड था। कोई भी सेल है, लीज है, मॉर्टगेज है, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसका रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, पार्टीज कब वैलिड मानी जाएंगी, ठीक है, कब वैलिड रजिस्ट्रेशन माना जाएगा, कौन इन सारी चीजों को रजिस्टर करेगा, कौन यहाँ चेक करेगा, डिस्प्यूट कौन कर सकता है, ये सारे एस्पेक्ट्स यहाँ पर गिवन है। ठीक है, अगेन सिटीजन फ्रेंडली फ्रेमवर्क होगा, क्योंकि ये पर्पस ही इसका ये है कि लोग ऑनलाइन जरिए से यहाँ पर रजिस्टर कर पाए जल्द से जल्द। तो ऑब्वियसली इट इज सेविंग टाइम एंड मनी फॉर द सिटीजन्स, सिटीजन फ्रेंडली है, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, यहाँ पर पोर्टल्स बन जाएंगे प्रॉपर, यहाँ पर एक पूरा डेटा होगा
जो प्लेटफॉर्म्स पे रहेगा तो ऑब्वियसली एक ट्रांसपेरेंसी है जिससे जो हमारे फ्रॉड्स हैं वो कम हो जाएंगे। कि भाई जो एक इंसान ये बोल देता है कि यार ये प्रॉपर्टी तो मेरे नाम पर है, नहीं, ये प्रॉपर्टी एक्चुअली किसी और के नाम पे अगर पोर्टल पे दिखा रही है, वहीं पे फ्रॉड हट जाएगा। तो जो लोग मैनिपुलेट करने की कोशिश करते थे नकली कागज के थ्रू या फिर नकली सिग्नेचर्स के थ्रू, वो सारे एस्पेक्ट्स यहाँ पर इजीली हैंडल हो जाएंगे, जिससे जो अप्रूवल रेट्स हैं वो भी हमारे यहाँ बढ़ जाएंगे। अप्रूवल रेट्स एज इन जो भी डिनायल एस्पेक्ट्स हैं कि कहीं पे सिग्नेचर्स प्रॉपर नहीं है, फोटोग्राफ्स प्रॉपर नहीं है, कहीं क्वेश्चंस के एस्पेक्ट्स हैं, टाइटल फ्रॉड्स के एस्पेक्ट्स हैं, वो सब यहाँ पर कम से कम हो जाएंगे, क्योंकि बहुत इजीली यहाँ पर चेक्स किए जा सकते हैं। एंड अल्टीमेटली द डिस्प्यूट्स वुड रिड्यूस। सो अल्टीमेटली द पर्पस इज कि हम जो टाइम मनी एंड एफर्ट्स है लोगों के उसको मिनिमाइज कर रहे हैं एंड इजी वे में हम प्रोत्साहित कर रहे हैं लोगों को प्रॉपर्टी रजिस्टर करने के लिए। नाउ व्हाट आर द की प्रपोज्ड प्रोविजंस, दीज आर नॉट द फाइनल वंस, अभी सिर्फ एक ड्राफ्ट प्रपोज किया था फॉर द सजेशंस। लेट्स वी आर होपिंग कि जो मॉनसून सेशन आएगा उसमें इट कैन बी प्रपोज्ड, राइट। मूविंग ऑन, तो यहाँ पर एक एंड टू एंड डिजिटल रजिस्ट्रेशन यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। मतलब यहाँ पर सिटीजन्स को चॉइस दिया जाएगा इस एक्ट के थ्रू, अगर ये पास हो जाता है, कि आपके पास ऑनलाइन जरिया भी है प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराने का, ऑफलाइन मेथड भी है। तो यहाँ एंड टू एंड मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने से लेके जो आपका प्रॉपर प्रॉपर्टी रजिस्टर हो गई है उसके डॉक्यूमेंटेशन तक एवरीथिंग विल बी डिजिटल। ऑफलाइन एस्पेक्ट्स तो है ही है, ऑनलाइन भी यहाँ इंट्रोड्यूस हो जाएंगे और सिटीजन के पास चॉइस हो जाएगी उसको कौन सा रास्ता अपनाना है ना। यहाँ पर जो वेरिफिकेशन है ऑफ द पार्टीज वो आधार आइडेंटिटी के बेसिस पर भी हो सकती है। एट द सेम टाइम अगर कोई एक ऐसा इंसान है जिसके पास आधार आइडेंटिटी नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, तो वो अल्टरनेटिव्स भी यहाँ पर लाए गए हैं। मान लो कोई एक पर्सन नो लॉन्गर सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर कोई एनआरआई है, उसे अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है, कुछ भी ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, तो वो ऑल्टरनेटिव्स भी यहाँ सजेस्ट किए गए हैं, जिससे जो हमारा वेरिफिकेशन है वो इजीली हो पाए, जिससे लोगों को यहाँ पर दिक्कत ना हो। अगेन सिटीजन फ्रेंडली इज द पर्पस। मूविंग ऑन, अथॉरिटीज यहाँ पर नई और इंक्लूड की गई हैं। तो अभी तक जो हमारा एक्ट था उसमें थी सिर्फ और सिर्फ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन एक हमारी अथॉरिटी थी। अब इनको असिस्ट करने के लिए हम नई अथॉरिटीज को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एडिशनल एंड असिस्टेंट। तो एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल एंड असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल। एडिशनल होंगे इंस्पेक्टर जनरल के सेम पावर्स at the same level, assistant would be somewhat subordinate to the inspector general। तो इनको अपॉइंट किया जाएगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगी, जैसे इंस्पेक्टर जनरल का अपॉइंटमेंट करते थे स्टेट गवर्नमेंट। तो जिस भी स्टेट की बात हो रही है यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर अपॉइंट करेंगे ताकि वो वर्कलोड यहाँ पर शेयर कर पाए, बिकॉज ऑब्वियसली more the authorities, better accessibility for the citizens, better time saving aspects for the citizens। then जो compulsory documents हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर expand कर दी गई है ताकि जो fraudulent aspects हैं वो कम से कम हो जाएं। सेक्शन 12 है जो एक्ट का, वो एक प्रॉपर लिस्ट देता है कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने ही करने हैं, कितने टाइम फ्रेम में करने हैं, सब यहाँ पर दे दिया। फॉर एग्जाम्पल सेल अग्रीमेंट यहाँ पर देना है, पावर ऑफ अटर्नी अगर है तो पावर ऑफ अटर्नी होता है, मान लो मैं यहाँ भोपाल में हूँ एंड आई हैव टू ऑथराइज माय फादर कि वो ये सेल कर सकते हैं, तो यहाँ पर आई कैन ऑथराइज देम, दैट इज पावर ऑफ अटर्नी, कि मैं उनको ये पावर दे रही हूँ कि ही कैन एक्ट ऑन माय बिहाफ इन दोज रिगार्ड्स। ठीक है। देन एट द सेम टाइम जो मॉर्टगेज अग्रीमेंट्स हैं, चाहे कोई भी डिपॉजिट्स हैं, ये सब एस्पेक्ट्स, कोई भी प्रॉपर्टी में मर्जर्स हुए हैं या फिर कंपनी में मर्जर्स या डी मर्जर्स हुए हैं कंपनीज एक्ट के अंडर, ये सारी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर कंपलसरी होगी, सो दैट वी कैन रिड्यूस द एस्पेक्ट्स ऑफ फ्रॉड्स। ठीक है। पेनल्टीज यहाँ पर कम कर दी हैं, पहले 7 साल की पेनल्टी थी, अब 3 साल की पेनल्टी हो जाएगी अगर ये बिल पास हो जाएगा अलोंग विद द फाइन। तो अभी जो प्रपोज्ड पेनल्टी है दैट इज 3 years plus फाइन।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर क्लियरली बोला गया है कि अगर कहीं पर भी सेक्शन 58 में बोला है कि जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन है या फिर एजीपी है, सॉरी एआईजी है, एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल या असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल, उनको प्रॉपरली ग्राउंड्स बताए गए हैं कि आप मना कर सकते हैं रजिस्टर करने के लिए। अगर वो डॉक्यूमेंट टाइम पे सबमिट नहीं हुआ है, कहीं भी आपको लगता है कि फॉल्स इंफॉर्मेशन है या वॉयलेशन है, तो आर्टिकल सॉरी सेक्शन 64 क्लॉज 3 यहाँ पर पावर देता है कि आप रजिस्ट्रेशन को कैंसिल भी कर सकते हैं। बट आपको रीजंस प्रॉपरली देने होंगे, वो रीजंस रिकॉर्ड किए जाएंगे, और उन रीजन से अगर वो पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है तो वो 30 दिन के अंदर अपील भी फाइल कर सकती है। कभी भी जहां अपील का टाइम आपको पैसेज में गिवन है, कुछ भी ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, प्लीज मेक श्योर यू आर हाईलाइटिंग देम, क्योंकि जहां भी टाइम और इन सब अथॉरिटीज इन सब के एस्पेक्ट्स रहते हैं ना, जनरली एग्जामिनर उसमें फेरबदल करता है एंड आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। तो डू हाईलाइट देम सो दैट यू आर नॉट कंफ्यूज ड्यूरिंग योर पैसेज सॉल्विंग। ठीक है, तो यहाँ पर सेक्शन 58 64 क्लॉज 3 क्लियरली ये बोलते हैं कि रजिस्ट्रेशन के लिए मना कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो रजिस्टर हो गया तो, पर रीजन देना पड़ेगा, और उस रीजन के लिए अपील भी यहाँ पर फाइल हो सकती है। अल्टीमेटली यहां पर कंसर्न क्या है? कंसर्न यही है कि अगर मैंने बोला एंड टू एंड डिजिटल एस्पेक्ट्स हैं, द फर्स्ट पॉइंट दैट वी सेड, मतलब डॉक्यूमेंट सबमिट करने से लेके सिग्नेचर्स तक सब कुछ डिजिटल होगा, तो मतलब आपको ई सिग्नेचर्स चाहिए, सारी की सारी इंफॉर्मेशन, किसी के भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सब ऑनलाइन रहेंगे, तो साइबर सिक्योरिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा अपने इस वाले रजिस्ट्रेशन बिल के लिए। तो जब भी ये रजिस्ट्रेशन बिल क्या कहते हैं प्रपोज किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाएगा सेशन में, तो यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा उठा जाएगा, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि ऑलरेडी वी सी कि जो पोर्टल्स है वो इजीली हैक हो जाते हैं, एंड दिस इज किसी के भी प्रॉपर्टी पेपर्स उसकी भाई पूंजी होती है, राइट, एंड प्रॉपर्टी पेपर्स ही अगर हैक हो गए, वो सिक्योरिटी नहीं रही लोगों के पास, तो इट इज नो लॉन्गर सिटीजन फ्रेंडली, जो एक्चुअली हमारे इस ड्राफ्ट का मेन पर्पस है, इस बिल का मेन पर्पस है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसपे सरकार को काम करना पड़ेगा, जिसे एनहांस करना पड़ेगा। सेकेंड, जो अपने कॉमन सर्विस सेंटर्स होते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर्स होते हैं जो अपने ये डिजिटल केंद्र वगैरह होते हैं, जैसे आपको आधार अपडेट करवाना है, चेंजेस करवाने हैं, पासपोर्ट के एस्पेक्ट हैं, तो ये सब कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं। तो स्टैंप ड्यूटी कैलकुलेशन अगर डिजिटल हो गया पूरा मामला, तो जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं इनका वर्कलोड काफी ज्यादा इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर इनको जो सेंसिटिव प्रोसेसेस कहीं ना कहीं हैंडल करने होंगे, यहाँ पर जो एक सिक्योरिटी की बात आएगी, यहाँ डेफिनेटली प्रोसीजरल गैप्स आ सकते हैं, be it in regards of cyber security, again be it in regards of the workload, those procedural gaps is something जो हमारा जो नया बिल है वो सफर कर सकता है। ठीक है, so this was about the registration bill. Next is preventive detention cannot be used merely as substitute for criminal prosecution or to circumvent bail orders. Supreme Court in a very important case said this. This can be one of the landmark judgments of 2025. सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया कि अगर आप प्रॉपर क्रिमिनल प्रोसीजर के थ्रू या एक इंसान की बेल नहीं कैंसिल करवा पा रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऑर्डर पास करके उस इंसान को कस्टडी में ले लोगे। जैसे यहाँ एग्जैक्टली क्या हुआ था, यहाँ पर एक पर्सन है जिसे केरला एंटी सोशल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 2007 के तहत डिटेन कर लिया था। नाउ दिस पर्सन ये काफी सारे केसेस में इन्वॉल्व था, जो मनी लेंडिंग मतलब इसकी एक फर्म सॉर्ट ऑफ थी, और ये इसने पैसों का काफी घपला किया था, तो बहुत सारी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में ये इन्वॉल्व था। तो इस पे आईपीसी के केस चल रहे थे, इस पे क्या कहते हैं केरला के काफी सारे स्टेट एक्ट्स के अंडर केस चल रहे थे, एंड जो अथॉरिटीज थी उन्होंने इसको एक नोटोरियस गुंडा करके एक टाइटल दे दिया था कि भाई इसके खिलाफ बहुत केसेस चल रहे हैं, एंड अपेरेंटली ये सारे केसेस में बेल पे था, किसी भी केस में ये कस्टडी में नहीं था, सब में इसको बेल मिली हुई थी, और ये बेल के पर सारे कंडीशंस को कंप्लाई कर रहा था। बेल क्या होता है,
किसी भी पर्सन का रिलीज फ्रॉम द कस्टडी, कि वो कस्टडी में नहीं है पर उसका केस अभी भी चल रहा है, दिस इज बेल। और बेल के साथ कभी कभी कंडीशंस भी होती है, जैसे आपको थाने में हर वीक आके सिग्नेचर्स करने होंगे, कंट्री से कहीं बाहर नहीं जाओगे, शहर से बाहर जाओगे तो कोर्ट की परमिशन लगेगी। तो ये कंडीशन सारी यहाँ पर कंप्लाई कर रहा था, पर इसको बेल मिली हुई थी सब में। तो यहाँ पर इसको डिटेन कर लिया यहाँ पर अथॉरिटीज ने सेक्शन 3(1) ऑफ केरला एंटी सोशल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत। इन्होंने बोला कि इसकी जो एक्टिविटीज है वो पब्लिक ऑर्डर को यहाँ पर खराब कर रही है, और उसके तहत इसको डिटेन कर लिया गया, प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख लिया गया। ठीक है, तो इस पर्सन की जो वाइफ थी, डिटेन्यू इज द पर्सन जिसे डिटेन किया जाता है, इसकी वाइफ ने यहाँ पर स्टेट के अगेंस्ट हेबियस कॉर्पस की रिट लगाई। हेबियस कॉर्पस क्या होता है? इट्स अ रिट जिसमें बोला जाता है प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट। ठीक है, तो हेबियस कॉर्पस की यहाँ पर रिट लगाई इसने आर्टिकल 226 में। ठीक है, पर हाई कोर्ट ने यहाँ पर अथॉरिटीज का जो डिसीजन था डिटेन करने का, उसे अपहोल्ड कर दिया, मतलब उसे स्वीकार कर लिया, अथॉरिटीज का जो डिटेंशन ऑर्डर था उसे वैलिड मान लिया। अब वाइफ पहुंची आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, और उसने अल्टीमेटली इस डिसीजन को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। धन्या एम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। धन्या एम इज द वाइफ ऑफ द डिटेन्यू, मतलब जिसे डिटेन किया उसकी वाइफ ने यहाँ पर बोला कि हस्बैंड को यहाँ गलत तरीके से डिटेन कर रखा है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं, ताकि ये समझ पाए कि एग्जैक्टली यहाँ पर कौन से मुद्दों के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया। तो अक्सर किसी भी इंसान को कस्टडी में तब लिया जाता है जब उसने कोई गुनाह कर दिया है। डिटेंशन का मतलब होता है कस्टडी। ठीक है, डिटेंशन का मतलब होता है कस्टडी में रखना। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या हुआ? जहां पर कोई ट्रायल नहीं हुआ है, कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है कोर्ट के द्वारा, शायद आपने कोई ऑफेंस भी नहीं किया है, पर एक सस्पिशन के बेसिस पर कि शायद आप कुछ गलत कर सकते हैं, या फिर आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है, इतनी पावर्स है, आपके खिलाफ कोई ऐसे सबूत मिले दैट यू कैन डू दिस पर्टिकुलर एक्ट, तो आपको प्रिवेंट करने के लिए कि आप कुछ गलत करो, आपको कस्टडी में ले लिया जाता है। दिस इज प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो डिटेंशन ऑफ अ पर्सन विदाउट ट्रायल और कन्विक्शन बाय कोर्ट, कोर्ट ने सजा नहीं दिया है, केस नहीं चल रहा है, फिर भी तुम कस्टडी में हो, किस बेसिस पे? एक रीजनेबल शक है आपके खिलाफ कि ये पर्सन ऐसी कुछ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकता है जो पब्लिक ऑर्डर बिगाड़ सकती है। ठीक है, अब बर्डन यहाँ पे अथॉरिटी के ऊपर होता है, भाई आप प्रूव करो कि आपने यहाँ पर जो एस्पेक्ट्स हैं वो फुलफिल किए हैं, जो प्रोसीजर है वो प्रॉपरली कंप्लाई करके किसी भी पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया है। मतलब एक वक्त ऐसा था जब प्रिवेंटिव डिटेंशन बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता था, फॉर दैट मैटर आई वुड से मिसयूज बहुत ज्यादा किया जाता था। तो यहाँ पर जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है ये भी प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करता है, जिसे हम क्लास में भी डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 राइट्स ऑफ अरेस्टेड एंड डिटेन्ड पर्संस की बात करता है। तो आर्टिकल 22 क्लॉज 3 क्लॉज बी ये बोलता है कि भाई प्रिवेंटिव डिटेंशन अलाउड है, पर जहां पर पब्लिक ऑर्डर या स्टेट सिक्योरिटी की बात है सिर्फ तभी। मतलब चोरी के केस में आप प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं करोगे, कुछ ऐसा जहां पर पूरी कंट्री की सिक्योरिटी, स्टेट की सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर डिसरप्ट होने के चांसेस हैं, शक है, रीजनेबल शक है, तब जाकर यहां पर हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन अलाउ कर सकते हैं। जो ये डिटेंशन है ये 3 महीने तक अलाउड होगा मैक्सिमम, जब तक इसे एक्सटेंड तो कर सकते हैं पर एडवाइजरी बोर्ड को हमें यहाँ प्रूव करना होगा। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें टाइम दिया है वो है 3 महीने का। एक्सटेंड करने के लिए एडवाइजरी बोर्ड होता है, एडवाइजरी बोर्ड में एक्चुअली हाई कोर्ट जजेस होते हैं। तो इट्स अ पैनल ऑफ हाई कोर्ट जजेस जो ये डिसाइड करता है कि क्या ये 3 महीने से एक्सटेंड करना है या नहीं करना है। ठीक है, 22 क्लॉज 7 इंपॉर्टेंट है।
पार्लियामेंट को यह पावर देता है कि ये कुछ ऐसे गाइडलाइंस, कुछ ऐसे लॉज, कुछ ऐसे रूल्स बना सकता है जिससे हम इस 3 महीने के पीरियड को यहाँ पर एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है, बिना एडवाइजरी बोर्ड के अप्रूवल के, ठीक है। देन मैक्सिमम डिटेंशन पीरियड प्रिस्क्राइब कर सकता है, मतलब इस 3 महीने के पीरियड को यहाँ पर चेंज कर सकता है, और वो प्रोसीजर स्टैब्लिश कर सकता है कि भाई एडवाइजरी बोर्ड यहाँ पर किस बेसिस पे, किन ग्राउंड्स पर वो एक्सटेंड करेगा या नहीं करेगा। तो आर्टिकल 22(3)(b) ने ये बोला प्रिवेंटिव डिटेंशन अलाउड है, 22(4) ने बोला 3 महीने तक एडवाइजरी बोर्ड एक्सटेंड कर सकती है, और सबसे रिलेटेड पावर किसके पास है, दिस कैन बी एन इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन ऑल्सो, पार्लियामेंट के पास पावर्स है, ठीक है। अब यहां पर कोर्ट ने ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट्स को रेफर किया। प्रिवेंटिव डिटेंशन इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर बेल, ठीक है। तो ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास लैंडमार्क जजमेंट है प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड। जब भी हम आर्टिकल 21 का ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, उसमें ए के गोपालन का केस काफी बार डिस्कस किया जाता है। तो इस केस में कोर्ट ने बोला था कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज हैं बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा नहीं है कि वो गलत है, अलाउड है। विजय नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में कोर्ट ने बोला था पर वैलिड तो है, पर कभी भी आप उन्हें यूज नहीं कर सकते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर्स को सर्कमवेंट करने के लिए, उन्हें सब्सटीट्यूट करने के लिए। जैसे बेल पे बंदा बाहर है पर आपको कस्टडी में चाहिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन में ले लिया, नहीं, दिस कैन नॉट बी डन। रेखा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, यहां पर प्रिवेंटिव डिटेंशन आर्टिकल 21 का एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्यों है? आर्टिकल 21 क्या बोलता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो यहाँ राइट टू पर्सनल लिबर्टी का कहीं ना कहीं ये एक्सेप्शन है, और इसलिए इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही हमें यूज करना चाहिए। हम इसे नॉर्मल प्रोसीजर की तरह यूज नहीं कर सकते, ओनली वेयर एक्चुअल नीड है। तो यहां पर अल्टीमेटली कोर्ट ने बोला कि भाई जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं है, वो यूज नहीं होना चाहिए अगर तुम्हें बेल ऑर्डर्स ने तुम्हारे फेवर में नहीं जा रहे हैं, या फिर तुम नॉर्मल क्रिमिनल प्रोसेस के बदले प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं लगा सकते हो, क्योंकि जो मामला है वो अथॉरिटीज या प्रोसिक्यूशन के फेवर में नहीं जा रहा है। ये करना बिल्कुल गलत होगा। किसी इंसान का क्रिमिनल होना, या फिर इस केस के अकॉर्डिंग बोलूं तो नोटोरियस गुंडा होना, पब्लिक ऑर्डर डिसरप्ट करना बिल्कुल नहीं है। अगर किसी ने बहुत सारे ऑफेंसेस किए हैं तो वो पब्लिक ऑर्डर डिसरप्ट नहीं कर रहा, राइट। यहाँ पर पब्लिक ऑर्डर कुछ बहुत ही एक्सट्रीम, कुछ बहुत ही सीवियर एस्पेक्ट्स में है, ठीक है। तो पब्लिक ऑर्डर जस्ट बिकॉज एक ग्राउंड है प्रिवेंटिव डिटेंशन को प्रोनाउंस करने का, तो आप उस टर्म को नैरो डाउन करके मिसयूज नहीं कर सकते हैं। आपके पास कंपेलिंग रीजंस नहीं है इस पर्टिकुलर केस में पब्लिक ऑर्डर प्रूफ करने के या फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन अलाउ करने के, एंड इस वजह से यहाँ पर आपको डिटेंशन नहीं करना चाहिए उस इंसान का, क्योंकि क्रिमिनल लॉ यहाँ पर अगर आपको रास्ते प्रोवाइड कर रहा है तो आपको वो रास्ता लेना चाहिए किसी भी इंसान को सजा दिलवाने का, उसका ट्रायल लेने का, उसको कस्टडी में रखने का। एंड अल्टीमेटली वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस कि आर्टिकल 21 का एक एक्सेप्शन है जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिचुएशंस में हमें यूज करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अटॉर्नी क्लाइंट प्रिविलेज। अगर सूट्स देखा है तो इसके बारे में शायद तुमने काफी बार सुना होगा कि इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं वो यहाँ पर लॉयर्स को बुला नहीं सकते हैं, जो भी एडवाइस उन्होंने दी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का बार एसोसिएशन है, काफी ज्यादा हो हल्ला मच गया था इस केस में। तो वन अगेन जो उनकी काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट है ये, ठीक है। तो ईडी ने यहाँ पर एक केस चल रहा था दैट वाज रिलेटेड टू एक लोन डिस्प्यूट केस था। तो यहाँ पर 2 सीनियर एडवोकेट्स थे, उन्होंने अपने क्लाइंट को एक एडवाइस दी थी। तो ईडी ने उन दोनों सीनियर एडवोकेट्स को समन भेज दिया था। समन का मतलब होता है बुलावा। तो समन भेज दिया था कि आप भाई आओ और हमें इंफॉर्मेशन दो कि तुमने एग्जैक्टली क्या यहाँ पर एडवाइस दी थी क्लाइंट को। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर उस ऑर्डर को काफी ज्यादा कंडेम किया, काफी ज्यादा उसकी आलोचना की, एट द सेम टाइम उस ऑर्डर को क्वॉश कर दिया, मतलब कैंसिल कर दिया कि ये जो है ये लीगल प्रोफेशन की
कहीं ना कहीं जो बेसिक एस्पेक्ट्स हैं उसके अगेंस्ट है, जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं उसके अगेंस्ट है। तो लीगल प्रोफेशन का मेन पर्पस, उसकी इंडिपेंडेंस ही यही है कि यार आपका क्लाइंट से आपकी जो भी कम्युनिकेशन होती है दैट कैन नॉट बी रिवील्ड, तो आप कभी भी उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी बात है ये सेक्शन 132 ऑफ बीएनएस, सॉरी भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए जो हमारा 2024 का कानून है, और इंडियन एविडेंस एक्ट जो इससे पहले का कानून था 1872 का, उसका सेक्शन 126, ये अटॉर्नी क्लाइंट प्रिविलेज को एग्जैक्टली यहाँ पर बताता है कि क्या है। तो दिस एग्जैक्टली इज द लॉ रिलेटेड टू अटॉर्नी क्लाइंट प्रिविलेज। तो ये सिर्फ ऐसे नॉर्मली नहीं बोला जा रहा है कि लॉयर को नहीं बताना है, नहीं, लॉयर से कोई पूछ भी नहीं सकता है उस बात को, एविडेंस या फिर प्रूफ के तौर पे प्रेजेंट ही नहीं किया जा सकता है। तो किसी भी एडवोकेट को ये अलाउड ही नहीं है कि आपकी जो भी बात हुई है, जो भी आपका कम्युनिकेशन हुआ है, जो भी आपने एडवाइस दी है क्लाइंट को, जो भी क्लाइंट ने आपको कोई एक डॉक्यूमेंट दिया है आपके कोर्स ऑफ सर्विस के दौरान पे, जब तक आप उनके लॉयर थे तब तक आप कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन रिवील ही नहीं कर सकते हैं। शैल नॉट बी अलाउड, शैल मतलब कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स, कोई भी कंडीशंस, कुछ भी ऐसा जो आपको उस दौरान पता चला, भले ही अब आप उनके लॉयर नहीं हैं, जब आप लॉयर थे तब आपको पता चला, उसके बाद भी आप यहाँ पर नहीं डिस्क्लोज कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, नॉट अलाउड एम्प्लॉयमेंट के बाद भी। तीन एक्सेप्शन है यहाँ पे कब डिस्क्लोज कर सकते हो, अगर क्लाइंट ने यहाँ पर कंसेंट दे दिया है तो। ठीक है, सेकंड, यहाँ पर कम्युनिकेशन किसी इलीगल पर्पस के लिए है, तो मतलब आप बता रहे हो कि हाँ यार कुछ ऐसा मैं करने वाला हूँ, कुछ ऐसा, अभी आप अपने लॉयर से कंसल्ट कर रहे हैं और यहाँ पर क्लाइंट बता रहे हैं कि मैं तो जा रहा हूँ मर्डर करने। ठीक है, तो अगर कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी उस दौरान हो रही है एम्प्लॉयमेंट के, वो आप डिस्क्लोज कर सकते हो। उससे पहले जो हुई है वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते। उस दौरान कुछ क्रिमिनल एस्पेक्ट्स हो रहे हैं, कुछ इलीगल एस्पेक्ट्स हो रहे हैं, देन डेफिनेटली यहाँ पर डिस्क्लोज की जा सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर किए, 2024 एंड 2025 का ही यहाँ पर केस है, और दोनों में ही, एक में बॉम्बे हाई कोर्ट ने, एक में एमपी हाई कोर्ट ने, एक में यहाँ पर सीबीआई ऑफिशियल के अगेंस्ट और यहाँ पर शायद डीसीपी के अगेंस्ट इन्होंने जो समन्स इशू किए थे एडवोकेट को वो क्वॉश किए हैं। एंड यहाँ पर उन्होंने फिर से यही बात बोली है कि ये अटॉर्नी क्लाइंट प्रिविलेज, वंस अ प्रिविलेज ऑलवेज अ प्रिविलेज। एक बार आपके क्लाइंट ने आपको एक बात बता दी, वो आपका प्रिविलेज है, अब आप उस प्रिविलेज को नहीं छोड़ सकते हैं, भले ही आप उस इंसान के लॉयर अब नहीं हैं। ठीक है, उन्होंने एम्फोसाइज किया कि भले ही वो अक्यूज नहीं है, भले ही वो यहाँ पर विटनेस नहीं है, स्टिल समन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अटॉर्नी क्लाइंट रिलेशन। वहां पर वो जो रिलेशन है ही इस पर्टिकुलर फाउंडेशन पे। ठीक है, लास्ट न्यूज ऑफ द डे, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जो नार्को एनालिसिस बिना कंसेंट के होता है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। तो इस केस में बेसिकली एक डाउरी हरासमेंट का केस था। इस केस में बिहार के एक पर्सन पे ये एक्यूजेशन था कि वो अपनी वाइफ को काफी मारता था। नाउ द वाइफ टोल्ड द सिस्टर, ठीक है, उसकी बहन को एक बार पता चला कि भाई जो मेरी सिस्टर है वो काफी दिन से कॉल नहीं उठा रही है, एंड उसने कॉल जब लास्ट किया था तब वो काफी ज्यादा हस्बैंड ने पीटा था उसको। ठीक है, अब यहाँ पर जो हस्बैंड ने बोला वो ये बोला कि भाई वो तो अयोध्या की बस वस लेके चली गई है, वेयर एज यहाँ पर डाउरी हरासमेंट का एस्पेक्ट था, क्रुएल्टी का एस्पेक्ट था, जिसके बेसिस पर यहाँ पर हस्बैंड एंड उसकी फैमिली पे केस कर दिया जो वाइफ की सिस्टर है उन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पर वो पर्सन डिस्क्लोज ही नहीं कर रहा है एग्जैक्टली। हाउ एवर को अक्यूज ने बोल दिया है कि सरयू नदी में
लाश बहा दी है, कुछ भी ऐसा उन्होंने बहुत सारे यहाँ पर कन्फेशंस किए, बट द पर्सन इज नॉट सेइंग एनीथिंग, कोई यहाँ पर प्रॉपर एविडेंसेस नहीं है। तो पुलिस ने यहाँ पर ये सोचा कि हम ना ट्रुथ सिरम का रास्ता अपनाते हैं। ट्रुथ सिरम मतलब कि यहाँ पर जो नार्को एनालिसिस टेस्ट किया जाता है, जैसे अगर आप लोगों ने जॉली एलएलबी देखी होगी शायद फर्स्ट वाली, उसमें, या फिर एक तलवार मूवी आई थी आरुषि मर्डर केस पे, जो एक नोएडा का मर्डर केस था उसमें। तो यहाँ ट्रुथ सिरम में एक केमिकल होता है, वो इंजेक्ट कर दिया जाता है बॉडी में, और वो पर्सन इन दैट सबकॉन्शियस स्टेट यहाँ पर सच रिवील करता है, ठीक है, इसलिए उसे हम ट्रुथ सिरम बोलते हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि हम एविडेंस कलेक्ट करने के लिए ना ट्रुथ सिरम का यूज करेंगे, नार्को एनालिसिस टेस्ट का यूज करेंगे। पटना हाई कोर्ट ने भी ये बोला, मतलब पुलिस ने पटना हाई कोर्ट को बोला कि जज साहब हमें एविडेंस कलेक्शन के लिए ये ट्रुथ सीरम वाला एस्पेक्ट को करना है। तो पटना हाई कोर्ट ने एक इनवॉलेंट्री नार्को एनालिसिस टेस्ट का परमिशन दे दिया, मतलब दैट अक्यूज्ड ने कंसेंट नहीं दिया है, पटना हाई कोर्ट ने बोला कोई बात नहीं, तुम टेस्ट कर लो। तो उसके खिलाफ यहाँ पर अपील फाइल की गई थी, एंड द केस का नाम इज अमलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। यहाँ नार्को एनालिसिस टेस्ट एक ऐसी फोरेंसिक टेक्निक है जिसमें सोडियम पेंटाथॉल जैसे, मतलब दिस इज वन ऑफ द केमिकल्स, पर ऐसे और भी केमिकल्स आते हैं, तो यहाँ पर इस केमिकल को इंजेक्ट किया जाता है इन अ पर्सन बॉडी, ताकि वो जो इंफॉर्मेशन है वो हम बुलवा सके। तो मैजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में प्रॉपर प्रोसीजर्स के साथ यहाँ पर नार्को एनालिसिस टेस्ट होता है, एक लाइन ऑफ क्वेश्चंस यहाँ प्रिपेयर किए जाते हैं, एंड उस पर्सन से क्वेश्चंस पूछते जाते हैं, एंड उस इंफॉर्मेशन को यूज किया जाता है। बट अगर मैं इसकी एविडेंशियरी वैल्यू पे बात करूं, मतलब कि इसको हम किस कैटेगरी, मतलब कितना स्ट्रॉन्ग एविडेंस है ये, तो सिर्फ और सिर्फ नार्को एनालिसिस टेस्ट में जो भी किसी ने बोला उसके बेसिस पर हम किसी इंसान को, सोल बेसिस नहीं हो सकता है कन्विक्शन का, सिर्फ उस बेसिस पे मैं उस इंसान को सजा नहीं दे सकती हूँ, उसको किसी ना किसी और एविडेंस के साथ अटैच, कोरोबोरेट मतलब अटैच करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एविडेंशियरी वैल्यू इसकी काफी ज्यादा वीक है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक बहुत लैंडमार्क केस आया था, जिसे मैं कई बार अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास में भी आपके साथ डिस्कस करती हूँ, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010 का केस। इस केस का नाम आपको नॉर्मली भी पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट केस है यहाँ पर। तो जो भी हमारे साइंटिफिक टेस्ट होते हैं, नार्को एनालिसिस टेस्ट हो गया, पॉलीग्राफ टेस्ट हो गया, मतलब जो लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है, ब्रेन मैपिंग, ब्रेन मतलब हेड के साथ सम वायर्स आर अटैच्ड एंड इट इज स्टडीड थ्रू द वेव्स कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ। तो ब्रेन मैपिंग के थ्रू यहाँ पर जो भी ये टेस्ट है उससे रिलेटेड कोर्ट ने बोला था कि अगर बिना मर्जी के किए जा रहे हैं तो ये क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो बिना कंसेंट के पुलिस इन्वेस्टिगेशन के वक्त किए गए कोई भी ऐसे टेस्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल माने जाएंगे। इनवॉलेंट्री टेस्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कोई मटेरियल एविडेंस नहीं माना जाएगा। वॉलेंट्री भी है तो भी प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज अक्यूज ने कंसेंट दे दिया इसका मतलब ये नहीं आप प्रोसीजर फॉलो नहीं करेंगे, प्रोसीजर अब भी फॉलो करना है, एंड कोर्ट की परमिशन लेनी है। प्रोसीजर में होगा कंसेंट ऑफ अक्यूज्ड, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो कॉन्स्टिट्यूशन के दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, आर्टिकल 20 क्लॉज 3, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 क्या कहता है जी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब किसी भी पर्सन को अक्यूज नहीं कर सकते हैं ऑफेंस के लिए, किसी भी अक्यूज को हम कंपेल नहीं कर सकते हैं कि वो अपने ही खिलाफ गवाही दे। अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए हम किसी भी पर्सन को उकसा नहीं सकते हैं, कंपेल नहीं कर सकते हैं। दिस इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जो फंडामेंटल राइट जो एक अक्यूज का होता है, आर्टिकल 20 क्लॉज 3, पर ये प्रोटेक्शन सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल केसेस में है, ठीक है। आर्टिकल 20 क्लॉज 1 की बात करूं तो आई टोल्ड यू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को इन्फ्रिंज नहीं कर सकते हैं, जस्ट वन मोमेंट, हाँ, वॉयलेट नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, जब तक कोई प्रोसीजर उस चीज को प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा है, जिसमें राइट टू प्रिवेसी, डिग्निटी, बॉडी ऑटोनॉमी, किसी इंसान की बॉडी पे उसका कंप्लीट कंट्रोल होता है। नार्को एनालिसिस टेस्ट में यू आर टेकिंग अवे दैट कंट्रोल विच इज एंटायरली रॉन्ग। तो 20 क्लॉज 3 एंड 21 का वॉयलेशन यहाँ फंडामेंटल राइट का होता है। दिस इज व्हाट वाज सेड इन सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, एंड हेंस
it was held to be unconstitutional. मूविंग ऑन, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पटना हाई कोर्ट का डिसीजन ओवर रूल किया, क्लियरली बोला कंसेंट जरूरी है, बिना कंसेंट के अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन है, 20 क्लॉज 3 एंड आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में क्लियरली गिवन है प्रोसीजर है तभी किसी की पर्सनल लिबर्टी ले सकते हैं, दैट प्रोसीजर शुड बी प्रॉपर। एंड अक्यूज्ड का भी यहाँ पर एक कंप्लीट राइट नहीं है कि वो किसी भी स्टेज ऑफ ट्रायल पे ये बोल दे कि मैं रेडी हूं नार्को एनालिसिस टेस्ट के लिए, नहीं। जब डिफेंस के एविडेंस की बारी है, जब एक प्रॉपर स्टेज है ट्रायल का, जब उसे अपना डिफेंस प्रेजेंट करना है, एविडेंस प्रेजेंट करना है, तभी यहाँ पर वो डिमांड कर सकता है नार्को एनालिसिस टेस्ट की। तो कंसेंट देना एक बात है, अगर अक्यूज इस चीज को डिमांड भी करता है कि नार्को एनालिसिस टेस्ट में वो शायद यहाँ पर बेकसूर साबित हो जाएगा, केस उसके फेवर में चला जाएगा, डिमांड कर सकते हैं, बट प्रॉपर स्टेज ऑफ एविडेंस पे किसी भी वक्त ऑफ ट्रायल पे नहीं कर सकते हैं। कंप्लीट यहाँ पर राइट नहीं है, लिमिटेड राइट है, ठीक है। So that was all about this month's CLK. Important statutory and important current provisions इस month के हमने cover कर लिए हैं। I'm again telling you, from this month onwards हमारा CLK बहुत ज़्यादा important रहने वाला है, तो please do start reading about them, reading the articles, statutory provisions को समझो, terminology को समझो, बहुत ज़्यादा important है because that helps you through the passages also. All right, that was all about this session. I'll see you next month with another such session. All right, and meanwhile हम बीच बीच में मिलते ही रहेंगे. Keep practicing. Bye bye guys and take care.